Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 7th of September. So let's start the day with the first important topic and that is राष्ट्रीय पोषण माह। तो पोषण मतलब कि न्यूट्रिशन की बात करी जा रही है, तो राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में देख लेते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है ये सेलिब्रेट कर रहे हैं 6वां राष्ट्रीय पोषण माह, जो कि पूरे सितंबर में इसको माना जाएगा। तो ओवरऑल आप देखो कि पहला तो मंत्रालय पूछा जा सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और कौन सा महीना, तो सितंबर 2023। राष्ट्रीय पोषण माह जो है वो सेलिब्रेट करा जाएगा इन कोलैबोरेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स, जो कि 1 से 30 ऑफ सितंबर तक होगा। नाउ मेन पॉइंट्स क्या क्या होगा, तो ये कल्टीवेट करेगा अवेयरनेस वगैरह जो कि क्रिटिकल ह्यूमन लाइफ स्टेजेस से जुड़े हुए हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी रिलेटेड या इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। तो इन सभी चीजों को फिर चाहे मतलब बच्चा जब वो गर्भ में मां के आता है वहां से लेकर के जब वो टीनेजर्स तक होता है, इन सभी चीजों को वो डिस्कस करने की बात करी गई है कि किसी भी स्टेज में जो है वो न्यूट्रिशन की कमी ना हो, इसको लेकर के अवेयरनेस होना चाहिए। तो ओवरऑल आप देखोगे कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं सुपोषित भारत, आप देखोगे साक्षर भारत और सशक्त भारत, तो ये तरीके से इनका टैगलाइन है। और ओवरऑल इसका थीम जो है वो यही रखा गया है, सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत, न्यूट्रिशन रिच इंडिया, एजुकेटेड इंडिया और एम्पावर्ड इंडिया। पोषण अभियान की बात कर लेते हैं क्योंकि प्रीलिम्स में इस टाइप के सवाल स्कीम बेस्ड आते हैं। तो लॉन्च किया गया ईयर 2018 में, पहला बात तो आपको ये ईयर ध्यान रखना है 2018 है, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जैसा कि आपको पता है, कई बार हम बताए हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब 60% जो फंडिंग होगा वो सेंटर के द्वारा होगा और 40% फंडिंग स्टेट्स के द्वारा होगा। तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं पोषण अभियान से रिलेटेड। और इसका टारगेट क्या है जी, तो ये यूनिक 1000 जो मतलब विडो ऑफ मतलब चाइल्ड बर्थ और प्री एंड पोस्ट डिलीवरी सपोर्ट है। बेसिकली 1000 दिन का ये विंडो देता है चाइल्ड बर्थ का, वो प्री से लेकर के पोस्ट डिलीवरी सपोर्ट तक मदर्स को, और मैल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए कहता है, साथ साथ में इंप्रूव करने के लिए न्यूट्रिशनल स्टेटस जो बच्चे हैं 0 से 6 इयर्स तक के, फिर चाहे वो एडोलेसेंट गर्ल्स हो, प्रेग्नेंट विमेन हैं और लैक्टेटिंग मदर्स हैं। नाउ ये एनीमिया को भी कम करने की बात करता है महिलाओं में और एडोलेसेंट गर्ल्स में, और साथ साथ में ये रिड्यूस करता है स्टंटिंग बच्चों में। ठीक है, तो इस प्रकार का इनका एम है कि बेसिकली सपोर्ट दिया जा सके, एनीमिया कम हो, स्टंटिंग कम हो। स्टंटिंग मतलब कि हाइट, ओवरऑल जो एज है और जो हाइट है उसकी बात करी जा रही है। साथ साथ में प्रिवेंट और रिड्यूस अंडर न्यूट्रिशन, तो अंडर वेट वगैरह की मतलब एज के अकॉर्डिंग वेट नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। पिलर्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन में टेक्नोलॉजी बेस्ड है कि ICDS जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक्शन को प्लान करना और बिहेवियरल चेंज सबसे बड़ी बात है। नेक्स्ट है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तो जो फर्स्ट ट्रांच है लोन्स का, तो मतलब वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में चालू है टियर 2 और टियर 3 सिटीज में। ये आपको ध्यान रखना है, ये सभी अर्बन सिटीज के लिए नहीं है, टियर 2 और टियर 3 सिटीज के लिए है। तो ओवरऑल आप देखोगे ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसको अनाउंस किया गया बजट 2023-24 में। इस वजह से ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर अपकमिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। ओवरऑल आप देखोगे तो कहीं ना कहीं UIDF से जो सवाल बन सकते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो राज्य सरकार है या जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको एफर्ट मतलब वो लगा सके अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ये डेवलप कर सके पब्लिक एजेंसी से, जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो गए, अर्बन लोकल बॉडीज हो गए जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज के हैं। और इसको मैनेज कौन करता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो ये नेशनल हाउसिंग बैंक। क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं कि मैनेज ये करेंगे, ऑप्शन में जो होगा आपको दे देंगे RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी इस प्रकार से मतलब आपको दे देंगे। तो NHB जो है नेशनल हाउसिंग बैंक, ये इसको मैनेज कर रहा है और टियर 2 और टियर 3 सिटीज के लिए है, और ये अलाउ करता है कि ये रिसोर्सेज को यूज करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाना अर्बन एरिया में। इसको एस्टैब्लिश किया गया है ऑन द लाइंस ऑफ RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो अर्बन जो है वो रूरल के ही तर्ज पर बनाया गया है, एस्टैब्लिश किया गया है थ्रू PSL यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है उसके शॉर्टफॉल को। तो PSL जो है वो बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, कई बार आप देखोगे ये 40% तक मेंटेन करना पड़ता है कि ये प्रायोरिटी दे, लेंड करने में भी प्रायोरिटी दे। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है, MSMEs में हो सकता है। अब ये कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, आप ओवरऑल पढ़ सकते हो सारी चीजों को। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कॉम्प्रिहेंसिव एरिया डेवलपमेंट, लोकल एरिया प्लानिंग फॉर डीकंजेशन यानी कि भीड़ को कम करना, हेरिटेज कंजर्वेशन, टाउन प्लानिंग स्कीम्स और पार्क्स विद ओपन जिम्स, तो इसको भी रखा गया है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक है। बाकी आप देखोगे ये जो फंड है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए फॉर मेंटेनेंस वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, हाउसिंग, पावर, टेलीकॉम, अर्बन ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एंड
एजुकेशन प्रोजेक्ट्स एज पर द गाइडलाइंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे मोटा मोटा तो वही सारी बातें लिखी गई हैं जो चिपकाया जा सकता है कि फंड को यूज यहाँ पे किया जा सकेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इन सारे पॉइंट्स पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। फिर से देख सकते हैं आप, मेंटेनेंस वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, हाउसिंग, पावर, टेलीकॉम, अर्बन ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोजेक्ट्स। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दीक्षा प्लेटफॉर्म का, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है ये इंटीग्रेट करता है पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग और इससे दीक्षा प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है और ये एक ई कंटेंट देता है स्कूल्स को, एक ऑनलाइन पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन से। साथ साथ में आप देखोगे यानी कि दीक्षा जो है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इन्वॉल्व है। और ये साथ साथ में आप देखोगे तो ये टेक्नोलॉजी लर्नर्स को प्रोवाइड करता है कि जो विजुअल और हियरिंग इंपेयरमेंट्स के साथ में, यानी कि ओवरऑल जिसको दृष्टि बाधित जो है या फिर सुनने में वो सक्षम नहीं है, तो उन सबको ये मतलब साथ में लेकर के चलता है। दीक्षा जो है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स जो हैं जो नेशनल और स्टेट बोर्ड्स यूज करते हैं उसको डिजिटाइज वर्जन में भी करता है और दीक्षा होस्ट करता है लगभग 2.43 लाख कंट्रीब्यूशंस और साथ साथ में वीडियोस के फॉर्म में, टीचर्स के एक्सप्लेनर्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में। नेक्स्ट है आर्टिकल 371D। तो आर्टिकल 371D की बात कर लेते हैं, जो ऑफर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और गारंटी करता है एलोकेशन ऑफ 85% ऑफ सीट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लोकल्स को जो कि उनके रेस्क्यू में नहीं आते हैं एज पर द वैलिडिटी ऑफ आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो कि बेसिकली आप देखोगे कि वो सीज करने वाला है 10 ईयर का जो पीरियड था मई 2024 में। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ ये क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला तो आर्टिकल 371D जो है वो स्पेशल प्रोविजन देता है आंध्र प्रदेश के लिए। तो 370 जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, इसके बाद में आप देखोगे 371 में कई सारे स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है, 371 में आप देखोगे महाराष्ट्र एंड गुजरात है, फिर 371A में आपको देखने को मिल जाएगा नागालैंड है, बी में आसाम है, सी में मणिपुर है और डी में यहाँ पे आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिल रहा है। बाकी भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ओवरऑल अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रेसिडेंट प्रोवाइड करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द लोकल पॉपुलेस, यानी कि पब्लिक एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। अब आर्टिकल 371D को इंसर्ट किया गया बाई 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973, 32वां संविधान संशोधन 1973 और आर्टिकल 371D को एक्सटेंड किया गया स्टेट ऑफ तेलंगाना में भी बाय द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। साथ साथ में ये आप देखोगे आंध्र प्रदेश का मैप आपको देखने को मिल जाएगा किस प्रकार से ये तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ इन सभी के साथ में बॉर्डर साझा कर रहा है। और यहाँ आप इसका राजधानी देख सकते हैं विशाखापट्टनम। ठीक है, ओवरऑल आपको देखने को मिल जाएगा किस प्रकार से आंध्र प्रदेश का मैप है। कृष्णा रिवर भी यहाँ से फ्लो हो रही है। अमरावती भी आप देख सकते हो, एक प्राइम सिटी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ का। चलिए नेक्स्ट है न्यू कोविड-19 वेरिएंट पेरोला। तो हाल ही में एक नया कोरोना वायरस वेरिएंट आया है जो कि पेरोला के नाम से है और ये शेयर करता है कि किस प्रकार से ये इमर्ज हो रहा है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा और ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको अगर जो चीजें समझ में आ रही हैं आप जुड़े रह सकते हैं। ओवरऑल आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको आंसर नहीं आए तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर करा दिए हैं, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर द ब्लैक सी, तो आप देखोगे कि हम कई बार बताए हैं टर्की बर्गर के ट्रिक से। अब अगर आपको ध्यान है तो उस लॉजिक से आप यहाँ पे आंसर तक पहुंच सकते हैं कि टर्की बर्गर मतलब क्या। तो टर्की तो होगा और ये बॉर्डर पूछा है मतलब ये तो रहेगा ही। फिर यहाँ पे आप बुल्गारिया देख सकते हो, यूक्रेन देख सकते हो, ठीक है, रशिया है, यहाँ पे रोमेनिया है फिलहाल के लिए और जॉर्जिया है। यानी कि कुल मिलाकर के जितने भी कंट्रीज हैं ये सारे ही इसके पार्ट हैं। इसके साथ साथ में आप देखोगे जस्टिस जी रोहिणी कमीशन, तो ये बनाया ही गया था ओबीसीज के सब कैटेगराइजेशन से रिलेटेड। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स की तरफ से था। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर आपको ये नॉलेज शेयरिंग वीडियो पसंद आए तो प्लीज बाकी दोस्तों के साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये पहुंचाइए कि हमारा डेली करंट अफेयर्स का जो इनिशिएटिव है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको डेली मिल जाता है। जिससे आपको अगर हेल्प होता है तो प्लीज उसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। और बाकी चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स सेगमेंट भी है जहां पे आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगा यूट्यूब पर ही हमारे चैनल पर, तो आप उन सब से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। और जुड़े रहिए अगले वीडियोस तक के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।